हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस टाटा में। दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास कर रहे हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसके पहले हमारा बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे आज का हमारा जो क्लास है वो मगध साम्राज्य से लेकर के है। ठीक है, इसके पहले का क्लास आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास से 8 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसमें आपको मौर्य साम्राज्य क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद और भी पीछे के जितने टॉपिक है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गया और आपको प्रागैतिहासिक काल हो गया, इन सारे टॉपिक से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुका है, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे महाजनपद में देखे थे कि 16 महाजनपद था। ठीक है, 16 महाजनपद में क्या हुआ कि जो जितने शक्तिशाली होते गए वो अपने से कमज़ोर जनपद पे आक्रमण किए और उन सारे क्षेत्रों को अपने में मिलाते गए। ऐसे करते करते क्या हुआ कि उन सारे जो महाजनपद थे उन सारे के बीच में संघर्ष होने लगा। और उस संघर्ष में जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य निकल करके उभर करके सामने आया, हुआ आया आपको मगध साम्राज्य, जो कि सब पे विजय प्राप्त करके एक अपना साम्राज्य स्थापित किया और आगे चल करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य में किस किस वंश का शासन रहा है। तो इसके बारे में सबसे पहले उल्लेख जो है अथर्ववेद में देखने को मिलता है। मगध साम्राज्य के बारे में महाकाव्य के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो मगध साम्राज्य था इस पर सबसे पहले बृहद्रथ ने शासन की थी, यानी मगध साम्राज्य की स्थापना जो है बृहद्रथ के द्वारा की गई थी, जो कि वो वसु का पुत्र एवं जरासंध के पिता था। लेकिन उतना प्रमाण इसका नहीं मिल पाया है, जिसके कारण माना जाता है कि मगध साम्राज्य का जो स्थापना किया था वह सबसे पहले हर्यक वंश के द्वारा की गई थी। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि मगध साम्राज्य पे किस किस वंश का शासन रहा था। तो सबसे पहले आपको हर्यक वंश का शासन रहा है, फिर शिशुनाग वंश का शासन रहा है, फिर नंद वंश का शासन रहा है, आगे चल के और भी सारे वंश हुए हैं। ठीक है, तो देखिए मगध में इन 3 वंश का सबसे ज़्यादा शासन रहा है। तो हर्यक वंश में आपको सबसे पहले थे बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक थे। उसके बाद इनके पुत्र आए अजातशत्रु, फिर अजातशत्रु के पुत्र आए उदयन। उसके बाद नागदशक आए, जिनको हटा करके क्या बोलते हैं अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद शिशुनाग वंश में शिशुनाग हुए, फिर कालाशोक हुए। वैसे ही नंद वंश में आपको महापद्म नंद थे और घनानंद थे। तो चलिए इन सारे लोगों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला है हर्यक वंश। तो देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार थे, संस्थापक थे। इन्हें महात्मा बुद्ध का क्या संरक्षक भी माना जाता है और महात्मा बुद्ध के अच्छे मित्र भी रहे हैं। एक कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की एक बार तबीयत खराब हुई थी, तो इन्होंने अपने राजवैद्य जो जीवक थे उन्होंने उसको भेजे थे उनका इलाज करने के लिए। ठीक है, बिंबिसार जो है इन्होंने अपनी राजधानी सबसे पहले गिरिब्रज की थी, जो कि उसके बाद नाम परिवर्तित करके इसका राजगिरी किया गया। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो राजगिरी है इसका प्राचीन नाम क्या है, तो गिरिब्रज है। और बीपीएससी के ही एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि बिंबिसार जो थे सेना रखते थे, सेना रखने के कारण इन्हें सैनिक भी कहा जाता था। इन्होंने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए विजय एवं विस्तार की नीति अपनाई, जिसमें अपने से कमज़ोर क्षेत्र पे कमज़ोर राज्य पे क्या करते थे, आक्रमण करते थे और उसको जीतने के बाद उसे मगध साम्राज्य में जोड़ते गए, जिसके कारण मगध साम्राज्य का विस्तार होते गया। इसके बाद इन्होंने वैवाहिक संबंध के द्वारा भी अपनी स्थिति को मजबूत की, अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इन्होंने 3 शादी की थी। प्रथम शादी इनका महाकोशला से हुआ था, जो कि कौशल राज्य की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी। यहाँ विवाह करने से इनको काशी दहेज में मिला था, जिसके कारण काशी में भी मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। उसके बाद इनकी दूसरी पत्नी जो हुई वह लिच्छवी गणराज्य की थी। वहाँ के शासक थे चेटक, उनकी पुत्री थी चेलना। इनकी जो क्या बोलते हैं, इनकी जो पत्नी थी चेलना, इन्हीं से क्या हुआ अजातशत्रु का जन्म हुआ था। बिंबिसार के जो क्या बोलते हैं उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, चेलना के ही पुत्र थे। तो दूसरी पत्नी से इनके अजातशत्रु का जन्म हुआ था, लिच्छवी गणराज्य की थी। उसके बाद तीसरी राजकन्या थी इनकी मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा। तो ऐसे 3 शादी की और इसके द्वारा भी इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विवाह के फलस्वरूप जो मगध साम्राज्य था ये पश्चिम एवं उत्तर की ओर फैल गया। ठीक है, आगे चलकर बिंबिसार ने अंग को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। अंग के शासक थे ब्रह्मदत्त, इनकी हत्या करके मगध में मिला लिया। बिंबिसार जो है अवंती नरेश चंद्र प्रदोत से युद्ध किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ
यहाँ से इनकी हार हुई और अंत चल करके अंत में इन दोनों की दोस्ती हो गई, बिंबिसार और चंद्रप्रद्योत की। लास्ट में प्रद्योत की जब तबीयत खराब हुई थी, इन्हें पीलिया रोग हुआ था, तो बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजे थे इनकी सेवा करने के लिए, इनका इलाज करने के लिए। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बिंबिसार के जो क्या बोलते हैं राजवैद्य थे जीवक, इनको किसके किसके सेवा में बिंबिसार भेजे थे। तो एक तो महात्मा बुद्ध के सेवा में भेजे थे, उसके बाद ये अपने दोस्त चंद्रप्रद्योत की भी सेवा के लिए भेजे थे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब इनके उत्तराधिकारी थे अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बने थे, इसलिए इन्हें कुनिक भी कहा जाता है और पितृहंता भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कितना बार पूछा गया पितृहंता किसे कहा जाता है, तो अजातशत्रु को ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि इन्होंने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिलाया था। वहीं वैशाली जिसको बिंबिसार अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाए थे, यहाँ से इनकी जीत नहीं हो पाई थी, तो अजातशत्रु ने इसको जीतने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। उसके बाद यहाँ इस क्षेत्र को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिए थे। वैशाली के युद्ध में उन्होंने अजातशत्रु जो है इनके एक मंत्री थे वर्षकार, इनके सहायता से महाशिला कंटक एक रथ मुसल जैसे हथियार का प्रयोग किया और यहाँ पे विजय प्राप्त किए थे, ठीक है। अवंती से खतरा जब महसूस हुआ अजातशत्रु को, तो उन्होंने राजगीर की क्या की किलेबंदी कर दी और उसके द्वारा इस किलेबंदी के द्वारा उन्होंने राजगीर को बचाया था। उसके बाद है प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुआ था। तो एग्जाम में कितना बार पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के कार्य में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है हर्यक वंश जो है उसी के शासनकाल में हुआ था अजातशत्रु के, ठीक है। उसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी थे अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी हुए वह हुए उदयन। उदयन का कार्यकाल आपको 460 से 444 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। पाटलिपुत्र कहा जाता है कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुआ था, इस पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा ही की गई थी और इन्हें पाटलिपुत्र की स्थापना करने के बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया, ठीक है। तो राजधानी परिवर्तन किसके कार्यकाल में हुआ था, तो उदयन के कार्यकाल में हुआ था। इसने पटना में गंगा और सोन के संगम पे एक किला भी बनाया था और इस वंश का हर्यक वंश का जो अंतिम शासक हुआ वह नागदशक हुआ। नागदशक की हत्या शिशुनाग के द्वारा की गई थी। इनके मंत्री ही थे, नागदशक के मंत्री था शिशुनाग और इन्होंने ही इनको अपने पद से अपदस्थ करके इन्हें हरा करके क्या किया, शिशुनाग वंश की हत्या क्या बोलते हैं शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग वंश का कार्यकाल जो है आपको 412 से लेकर के 345 ईसा पूर्व तक रहा है, जिसमें सबसे प्रथम जो शासक थे शिशुनाग ही थे। तो सबसे पहले शासक कौन थे, शिशुनाग थे, जिन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना के बारे में पूछता है किसके द्वारा की गई थी, तो उन्हीं के द्वारा की गई थी। इन्होंने राजधानी को जो जहाँ पाटलिपुत्र में जो राजधानी था उसे वैशाली लाया और मगध की राजधानी वैशाली बना दिया। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में ले लिया। जैसे अवंती से क्या था उस समय अजातशत्रु के शासनकाल में अवंती से राजगिरी को खतरा था, वही उसी अवंती को शिशुनाग जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद शिशुनाग के पास बाद कालाशोक आए। कालाशोक जो है इन्होंने पुनः पाटलिपुत्र राजधानी ले गए, ठीक है। तो एग्जाम पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में जो मगध साम्राज्य की राजधानी है वैशाली गया था, तो शिशुनाग के कार्यकाल में आया था। और पुनः लाकर पटना लेकर के किसके द्वारा लाया गया था, तो कालाशोक के द्वारा लाया गया था। दूसरा बौद्ध संगीति जो है आपको कालाशोक के ही कार्यकाल में हुआ है। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ से एक दो टॉपिक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन, इतना से आपका काफ़ी है, क्योंकि जहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछा था उस टाइप का टॉपिक दिया गया है। क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा टॉपिक दे दिया जाए और वहाँ से क्वेश्चन ना पूछे तो ज़्यादा लेंदी करने से कुछ होता नहीं है। तो जितना हो सके उतना एग्ज़ाम बेस से ही पढ़ना सही रहता है। इसलिए आपको यहाँ पे जो शिशुनाग वंश है यहाँ पे आपको छोटा टॉपिक देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद जो शासक आए वह है आपको नंद वंश। देखिए एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कार्यक्रम बताएं, जैसे कि हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया था, या हर्यक वंश में भी जो वंश थे 7 वंश था, ठीक है। इस वंश में ही कौन कौन से शासक रहे हैं, किस किस वंश का शासन रहा है। तो सबसे पहले हर्यक वंश है, उसके बाद शिशुनाग वंश है, उसके बाद क्या है आपको नंद वंश है, उसके बाद आगे करके आपको एक ट्रिक है, देखिए हसीन मशुकसा,
हसीन मशुक शाह, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौंड वंश और सातवाहन वंश। तो मगध पे इतने वंश का क्या रहा है, शासन काल रहा है। आगे चल करके आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी तो हम 3 ही शासन काल के बारे में पढ़ रहे हैं, 3 ही वंश के बारे में। आगे चल करके जब मौर्य वंश आएगा उससे आगे चल गए और सारे वंश के बारे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो नंद वंश आता है शिशुनाग वंश के बाद। तो नंद वंश में सबसे प्रथम जो शासक रहे वो महापद्म नंद था, ठीक है। इसे नंद वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसने कलिंग पे जब विजय प्राप्त किया और इसे मगध में मिलाया, उसके बाद इन्होंने एकराट की उपाधि प्राप्त कर ली, ठीक है। विजय स्मारक के रूप में इन्होंने कलिंग से जीन की मूर्ति भी उठा लाए थे। यहाँ पे जो मौर्य वंश की क्या बोलते हैं, जैन धर्म की जो मूर्ति थी, जीन की मूर्ति, इसे महापद्म नंद ने उठा करके कहाँ लाया था, मगध में लाया था, ठीक है। उसके बाद महापद्म के नंद के बाद घनानंद आए थे। घनानंद जो थे इस वंश के अंतिम शासक थे, सिकंदर के समकालीन भी थे। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के घनानंद को पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो देखिए घनानंद का जब जो नंद वंश का अंत होने वाला था और मौर्य वंश का उस समय शासन होने वाला था, उसी बीच में क्या हुआ, नंद वंश और मौर्य वंश के बीच में ही यूनानी आक्रमण हो गया। यूनानी में सिकंदर का आक्रमण हो गया, ठीक है। तो सिकंदर के जब आक्रमण हुआ उस समय एग्जाम में पूछता है कि किस वंश का शासक था, तो नंद वंश का शासन था, ठीक है। सिकंदर जो था मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय था, उसी का पुत्र था, ठीक है। और सिकंदर के जो गुरु थे अरस्तु थे। सिकंदर विश्व विजेता के चाहत में, विश्व विजय करने के चाहत में आगे बढ़ा था। उन्होंने सबसे पहले एशिया माइनर यानी तुर्की पे विजय प्राप्त की। उसके बाद इराक और ईरान पे विजय प्राप्त करने के बाद वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए उन्होंने 326 ईसा पूर्व में खैबर दारा को पार किया और खैबर दारा पार करने के बाद भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। जब वो तक्षशिला में आया तो तक्षशिला के शासक थे आम भी, उन्होंने सिकंदर की सेना को देख करके पहले ही डर गया और सिकंदर के सामने क्या किया, घुटना टेक दिया। लेकिन आगे बढ़ने के बाद जब झेलम नदी के तट पे सिकंदर आया तो वहाँ पे पूरस नाम का एक राजा था, ठीक है। उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ सिकंदर से लड़ाई लड़ी और अंततोगत्वा क्या हुआ, सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, मगर उसके साहस से प्रभावित हो गया। पोरस जिस साहस से लड़ाई लड़ा था उस साहस से सिकंदर प्रभावित हुआ और उसके राज्य को उन्होंने, सिकंदर ने पोरस को वापस कर दिया। उसके बाद पोरस और सिकंदर एक दूसरे के सहयोगी बन गए। इस युद्ध को जो पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था वह झेलम नदी के तट पर हुआ था। उस समय झेलम को हाइडेस्पिच कहा जाता था, इसलिए इस युद्ध को हाइडेस्पिच का युद्ध भी बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम में कितना बार बोला गया है कि पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के तट पे हुआ था, तो झेलम नदी या हाइडेस्पिच नदी दे देगा। और उसे किस युद्ध के नाम से जानते हैं, तो हाइडेस्पिच युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ी, लेकिन आगे जाने के बाद जब व्यास नदी आया, जिसे बिपाशा उस समय बोला जाता था, उस नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने इनकार कर दिया। इसको पार करने के कारण बहुत सारे थे, जैसे कि उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह धीरे धीरे इनके सेना के अंदर बहुत सारे क्या बोलते हैं अंधविश्वास फैला दिए थे, बहुत सारा डर पैदा कर दिए थे और भी बहुत सारा कारण था। सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते इतने दूर से आ रही थी जिसके कारण थक गई थी, तो उन्होंने और इस नदी को पार करने से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद सिकंदर वापस चला गया। लगभग वह भारत में 19 महीने तक रहा था। 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था। अंत में लौटते वक्त सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में हो गई थी 323 ईसा पूर्व में। तो डेट भी पूछता है कि कब सिकंदर की मृत्यु हुई थी, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर जो है पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश भी स्थापित किए थे, जैसे कि काबुल में उन्होंने सिकंदरिया, जो कि आधुनिक बेग्राम है, झेलम के तट पर बुके फाल, जहाँ सिकंदर के घोड़ा की मृत्यु हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि सिकंदर के घोड़ा की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बुके फाल में हुई थी। एमनिकाया जो था पुरस के साथ युद्ध हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। सिकंदर के साथ कुछ क्या उनके साथ कुछ सेनापति आए थे या कुछ लोग आए थे, जैसे कि एरियन जो था उनके साथ यूनानी इतिहासकार के रूप में आया था। निरयाकस सिकंदर के जल सेनापति था और सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर के सेनापति था, ठीक है, थल सेनापति था।
सिकंदर ने निर्याकस के नेतृत्व में ही, जो जल सेनापति था, इसी के नेतृत्व में उन्होंने सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट के पता लगाने के लिए भेजा था। ठीक है, तो सिकंदर से इतना ही टॉपिक था। तो आपका क्या बोलते हैं, हर्यक वंश से संबंधित जितना भी टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मौर्य वंश के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।